हेलो गाइस, डेली डोज सेशन में आपका स्वागत है। तो चलो हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ये है पीपीटी हमारा, जो हमने बनाया है आपके लिए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्या कि इफ द पैरेलल एलसी सर्किट इज एक्साइटेड एट द फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो, पहली बात तो ये एलसी पैरेलल सर्किट है। तो यहाँ पे जो है ना, हमारा इफेक्टिव इम्पीडेंस पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा। चलो तो मैं बताता हूँ इसमें। देखो, अगर वो पैरेलल से पहले पैरेलल रेजोनेंट का देखेंगे, फिर इसका पहले हम लोग सीरीज का देखेंगे, उसके बाद पैरेलल का देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि सीरीज रेजोनेंट की, उसकी बात कर रहा हूँ सीरीज रेजोनेंट की। यहाँ पे मैं बात करूंगा किसका, पैरेलल रेजोनेंट का। पैरेलल सीरीज रेजोनेंस में अगर हम लोग जो है ना, इम्पीडेंस टू द फ्रीक्वेंसी कर्व देखे, तो हमारा कुछ स्टेप से होता है। ये हमारा एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहता है, इधर हमारा जेड रहता है इम्पीडेंस। तो हमारा जो जेड रहता है ना, वो हमारा रेजोनेंट पे जो है मिनिमम रहता है, क्योंकि रेजोनेंट पे जो है हमारा एक्स है, जो है ना एक्स सी और एक्स एल जो है ना वो बराबर हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इसके इधर जो रहता है ना, ये इधर, यहाँ इधर इस साइड क्या है, इस साइड जो है ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन है एफ आर के। यहाँ पे दिख ही रहा है, इधर जो है ना एफ आर के लेस फ्रीक्वेंसी है। मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो इधर जो है ना एफ आर के लेस फ्रीक्वेंसी, इधर एफ आर का जो है ना ज्यादा, एफ आर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो एफ आर से अगर लेस रहता है ना, तो इस साइड जो रहता है वो कैपेसिटिव नेचर का, इसका जो रहता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है। और अगर इस साइड रहेगा एफ आर, मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी है पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा, तो ये जो है हमारा इंडक्टिव नेचर जो है वो शो करता है यहाँ पे। तो इसका सेम जो है ना हमारे पैरेलल में उल्टा होता है। तो पैरेलल में हमारे क्या रहता है, जो इम्पीडेंस टू द फ्रीक्वेंसी का जो कर्व रहता है, वो इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इस टाइप का बनता है। यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, कि यहाँ पे होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमारा इस साइड जो है वो हमारा इस साइड जो है हमारा इंडक्टिव नेचर का बनता है सर्किट, और इस साइड जो हमारा है वो कैपेसिटिव नेचर का बनता है। यानी कि यहाँ पे देख लो, हम लोगों को क्या पूछा है, हम लोगों को पूछा है कि पैरेलल रेजोनेंस। तो पैरेलल रेजोनेंस में अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इस रीजन में, तो हमारा सर्किट का जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है, वो इंडक्टिव नेचर का रहता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैरेलल नेटवर्क में जो है वो फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो उस कंडीशन में नेचर ऑफ द इफेक्टिव इम्पीडेंस क्या रहेगा, तो हमारा इंडक्टिव नेचर का रहेगा। इसके जस्ट उल्टा जो है ना वो करंट हो जाता है। अगर करंट की बात करूं मैं, तो आई इक्वल टू होता है ना वी बाई जेड। तो यहाँ पे देखो, आई जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पिडेंस है। तो यहाँ पे सेम जो है ना उसका यहाँ पे हो जाता है। ये हमारा सीरीज के लिए है। तो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये करंट है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो है ना हमारा करंट क्या होता है, वो हमारा मैक्सिमम हो जाता है। और सेम इसमें क्या होता है हमारे पैरेलल आरसी में, कि इसमें जो हमारा रेजोनेंट होता है, उसमें हमारा करंट जो होता है ना वो मिनिमम होता है, आई मिनिमम। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे करंट जो है वो मिनिमम हो जाता है, किसमें, पैरेलल में। ये सॉरी, ये करंट का ग्राफ है, ये हमारा जो है ना वो इम्पिडेंस का ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप लोग जो है ना रिमेम्बर करेंगे। 17 में देखो क्या बोला, कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो टर्मिनल वोल्टेज। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज क्या, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में ना कुछ स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है। तो ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है, यहाँ का वोल्टेज। यहाँ का वोल्टेज देखो, वोल्टेज सोर्स जो है हमेशा करंट को क्या करता है, वो प्रोवाइड करते हैं, यानी करंट जो है डिलीवर करेगा। तो यहाँ से करंट को डिलीवर करेगा, तो यहाँ पे कुछ जो है ना वो वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो जो हमारा वी है ना वो हमेशा वी नहीं रहेगा, यहाँ पे हमेशा जो यहाँ का वोल्टेज रहेगा, वी टर्मिनल बोल देता हूँ मैं, तो वीटी जो रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा, लेस देन होगा किसके, हमारा वोल्टेज की, जो हमारा ये जो वोल्टेज है ना उसकी लेस। क्योंकि इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो है हमारा क्या बोलते हैं, ड्रॉप हो जाएगा, इसीलिए। तो ऑलवेज लेस देन द सोर्स वोल्टेज, ये हमारा करेक्ट है। और कैन नॉट बी हायर देन द सोर्स वोल्टेज, तो ये भी हमारा दो इसमें जो है ना करेक्ट आंसर हो सकते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा करेक्ट जो है ना, हम लोग हमेशा ऑलवेज वाले जो है ना, ऑलवेज वाले स्टेटमेंट से हमेशा बचेंगे। तो यहाँ पे जो है इन दोनों में से देखा जाए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ना ये हो जाएगा, कैन नॉट बी हायर देन द सोर्स वोल्टेज। ये तो हर चीज नहीं हो सकता। सोर्स वोल्टेज हमारा वी है, यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे वी से ज्यादा हो जाएगा क्या, तो वो तो हर चीज नहीं हो सकता। लेकिन ऑलवेज बी लेस देन द सोर्स वोल्टेज,
हमेशा जो है मतलब सेल्स सोर्स वोल्टेज से कम ही रहेगा, लेकिन वो कोई कंडीशन होगा जिसमें वो कम भी नहीं हो सकता है टेम्परेचर का, या कुछ हो सकता है, तो रीजन मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो इसलिए हम लोग जो है ना सी ऑप्शन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, दो जो है जबकि ये भी जो है ना, अगर ऑप्शन बी नहीं होगा तो सी जो है तो वो 100% करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज वाले जो है ना स्टेटमेंट से हम लोग थोड़ा बच के चलेंगे, तो यहाँ पे जो है ना हमारा बी आंसर हो जाएगा। उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, आइडियल करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स का क्या होता है, तो जो पहले वोल्टेज सोर्स की बात करता हूँ मैं। वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि वोल्टेज होता है, तो ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्या, वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे आइडियली बात करें तो यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो होता है, और ये हमारा वोल्टेज जो है रहता है। ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स। लेकिन कि हमारे करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स क्या करता है, हमारा करंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे प्लस माइनस डाल देता हूँ, वोल्टेज को हमेशा जब भी लिखो ना तो उसका पोलरिटी जो है डाल दो, नहीं तो बुरा मान जाता है हमारा वोल्टेज सोर्स। तो जब भी करंट सोर्स देखो तो ये हमारा करंट हो गया, और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो ये हो गया। आइडियली बात करो इस रेजिस्टेंस को तो ये इनफाइनाइट होता है। तो यानी कि हमारा जो है वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस में आर आई बोल देता हूँ उसको, इसको भी आर आई बोल देता हूँ। तो वोल्टेज से तो हमारा वोल्टेज सोर्स में जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किस में लगा रहता है, वो हमारा सीरीज में लगा रहता है। और सीरीज में लगा रहता है, वो भी लो वैल्यू का रहता है, मतलब बहुत ही कम होता है। और आइडियली क्या होता है, आइडियली वो बात कर ले तो 0 ओम का होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर हम लोग बात कर ले करंट सोर्स में, तो उसमें उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा किसमें होता है, कनेक्टेड पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और वो हमेशा जो है वो हाई वैल्यू का होना चाहिए प्रैक्टिकली। अगर हम लोग आइडियली बात करें तो वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट ओम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन तो हमारा सिंपल सा है कि आइडियल करंट सोर्स में पूछ रहा है, तो इसका इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस नहीं, तो सोर्स का रेजिस्टेंस जो है ना, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, हाँ सोर्स रेजिस्टेंस ही हुआ ये, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है ना, उसी का रेजिस्टेंस है, तो वो सोर्स रेजिस्टेंस ही एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे करंट सोर्स की बात किया तो इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये ठीक है, करेक्ट आंसर। 19 नंबर बात करेंगे, क्या बोला कि किरचॉफ लॉ अप्लीकेबल टू, तो डीसी ओनली, डीसी के साथ तो करते हैं लेकिन ओनली जो है ना वो वो नहीं है। साइनसोडियल वेव के साथ करते हैं क्या, तो किरचॉफ लॉ जो है ना हमारा साइनसोडियल के साथ कर दिया। आप ओप एम्प का ही क्वेश्चन लगा रहे हैं, इनपुट में आप जो है ना साइन वेव डालते हो, उसमें भी तो केवीएल केसीएल लगाते हो, तो साइन वेव के लिए तो डीसी साइनसोडियल दोनों। तो ऑल वेव शेप के लिए जो है ना वो हो जाता है। ऑल वेव शेप के लिए कैसे, अगर आप यूजेटी देखो, यूजेटी यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो शेप रहता है ना वो क्या सा रहता है, सॉटूथ वेव आता है ना, सॉटूथ वेव आता है। लेकिन उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, केवीएल केसीएल यूज करते हैं, तो वो हमारा जो किरचॉफ लॉ है ना वो अप्लीकेबल है हर एक टाइप के वेव फॉर्म से, लिमिटेड नहीं है, वेव फॉर्म कोई भी हो। बस वो किरचॉफ लॉ हम लोग वहां नहीं लगाते, अगर कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है ना तो उसमें हम लोग नहीं लगाते। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग डायरेक्ट जो है उसको नहीं यूज करते हैं। तो हम लोग को ट्रांसमिशन लाइन का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसको पहले हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है लंप्ड पैरामीटर में। तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा नेटवर्क होता है उसको लंप्ड नेटवर्क में कन्वर्ट करके तब उसमें हम लोग केवीएल केसीएल यूज करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि वी डिटरमाइनिंग द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो ऑल सोर्स मस्ट बी ओपन सर्किट नहीं। तो जब भी आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालो ना, तो वहाँ का जो सोर्स रहता है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, करंट सोर्स जो है वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो वो कैसे होता है, मैं इस तरह हम देखते हैं, ऑल सोर्स मस्ट बी ओपन सर्किट नहीं, करंट सोर्स तो वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ऑल सोर्स मस्ट बी शॉर्ट सर्किट नहीं, करंट सोर्स ओपन होता है तो ये भी नहीं। ऑल वोल्टेज सोर्स मस्ट बी ओपन सर्किटेड नहीं, ये गलत हो गया ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑल सोर्स मस्ट बी रिप्लेस विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे ना आप लोग बोलते हो कि जब भी थेवेनिन में रेजिस्टेंस निकालो तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स पे क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बस आपको याद है, आपको कुछ पता नहीं है इसके बीच का रीजन, बस आपको याद है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते, करंट सोर्स को क्या करते, ओपन सर्किट करते। लेकिन क्यों इसको शॉर्ट सर्किट ही क्यों करते हैं, हम लोग ना शॉर्ट सर्किट करते हैं ना ही ओपन सर्किट करते हैं। हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को क्या करते हैं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से जो है वो रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस विथ रिप्लेस
विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। आप बोलोगे सर कि आइडियली जो जीरो होता है, तो आइडियली जीरो होता है। तो 0 वोल्ट को जो है हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम। 0 ओम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो 0 ओम, 0 ओम को कैसे डिनोट करते हैं, एक शॉर्ट सर्किट लाइन का जो होता है ना रेजिस्टेंस 0 ओम होता है। यानी कि ये हो जो है हमारा शॉर्ट सर्किट। जब हम लोग करंट सोर्स की बात करें तो इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर आप बहुत ही इनफाइनाइट ओम होता है, बहुत ही ज्यादा ओम। इनफाइनाइट ओम किसका होता है, एक ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इनफाइनाइट ओम होता है। इसलिए हम लोग जो है ना उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ना कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से। यानी कि यहाँ पे अगर इसका वोल्टेज सोर्स का जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होता, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग ओपन करते हैं। डोनर इम्प्योरिटी मस्ट है, तो डोनर इम्प्योरिटी पता ही है कि अगर कोई एक सिलिकॉन का हमारा एटम है, तो सिलिकॉन कितना होता है, सिलिकॉन होता है 14। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हो जाएगा 284। तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक सिलिकॉन के एटम में। तो जब भी हम लोग जो है ना डोनर इम्प्योरिटी का करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसके जो हम लोग डोनर डाल रहे हैं ना उसमें 5, यानी कि मान लो कि आर्सेनिक का हम लोग जो है ना वो डोपिंग कर रहे हैं। आर्सेनिक जो रहता है ना उसका रहता है 33। तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो और यहाँ भी सिलिकॉन होगा, हर जगह सिलिकॉन होगा। तो ये जो है ना किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ साथ जो है ना बॉन्ड बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन किसी और सिलिकॉन के, ये इलेक्ट्रॉन किसी और सिलिकॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ तो बना लेगा। लेकिन इसमें एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंडक्शन के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डोनर इम्प्योरिटी जब भी हो तो उसको में हम क्या होता है, हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ही डोनर इम्प्योरिटी जब भी है तो उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ही डालते हैं। तो जिसमें 5 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नेक्स्ट वहीं पे मैं ट्राइवेलेंट की बात करूँ तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि डोनर इम्प्योरिटी है ना, अगर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी रहता तो हमारा क्या होता, सही हो जाता। एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज चार्जलेस। देखो मैं पहले बताता हूँ, ये हमारा मैंने कल भी बताया था ऐसे करना। तो ये हमारा जो है ना ये हमारा क्या है, हमारा वैलेंस बैंड है। ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है। हमारा अगर कंडक्शन हमको करना है तो हमारा क्या रहता है कि हमारे वैलेंस बैंड में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना इसमें क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इसको फ्री करने और कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारा ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भी करके कंडक्शन बैंड में भेज दिए तो वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि तो हमारा बोल रहा है कि कंडक्शन बैंड, तो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड यानी कि हमारा कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बोल रहा है कि ऑलवेज चार्जलेस, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो होगा ही। हैज टेंडेंसी टू लीव द रूम, नहीं इसके पास टेंडेंसी नहीं रहता है तो वो रूम को लीव नहीं कर सकता। क्या हो रहा है कि हैज लोअर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। नहीं भैया, यहाँ पे जो है ना वैलेंस बैंड में जो रहता है ना वो एनर्जी लोअर रहता है। अगर वो एक बार कंडक्शन बैंड में चला गया तो वो एनर्जी दे के ही जाता है। यानी कि अगर आप बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को आप ना, जैसे मान लो इसका गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आप इस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो कंडक्शन बैंड का जो रहता है ना इलेक्ट्रॉन उस पे जो है उसके पास ज्यादा एनर्जी रहता है। तो कंडक्शन बैंड हैज हायर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में जो रहता है एनर्जी उसमें उसके पास जो रहता है ना हायर एनर्जी रहता है एज कम्पेयर टू बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बैलेंस बैंड में तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो और कोई भी सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप, तो वो जो हमारा है ना वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ही होता है। यानी कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टिविटी जो है ना वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे कि हमारा कंडक्टिविटी क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2।
स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि कंडक्शन करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो कंडक्शन करंट, तो करंट का जो है ना कंडक्शन किसकी वजह से होता है, तो करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। तो एन टाइप में जो है हमारा, एन टाइप में, एन टाइप में हमारा मेजोरिटी में क्या है बताओ, एन टाइप में हमारा मेजोरिटी में जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और पी टाइप में जो है वो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका कंडक्शन ज्यादा होगा, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका कंडक्शन थोड़ा सा कम होगा उससे। तो यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर सेमीकंडक्टर कंडक्शन करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन पी। ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है करंट का कंडक्शन वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है। वहीं पे यहाँ पे देखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट होल्स। तो हाँ हमेशा जो है ना 3800, 1800, 1300, 500, तो ये जो है ना, ये जो है ये हमारा मोबिलिटी है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है, ये हमारा होल का मोबिलिटी है। इसमें ये हमारा सिलिकॉन में है, ये हमारा जर्मेनियम में भी, ये आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी बहाने से इसको पूछ ही लिया जाता है। तो यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सिलिकॉन में 3800, ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इसका यूनिट है। तो 3800, 1800, 1300, 500, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी केस में सिलिकॉन में 3800 है, जर्मेनियम 1800 है, तो यहाँ पे 1300 है और यहाँ पे 500 है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कम से कम ना आ, आ, तो 3 टाइम्स जो है ना इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो है वो 3 टाइम्स है होल की मोबिलिटी से। तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा रहता है, इसी की वजह से जो है ना एन टाइप में कंडक्शन भी ज्यादा होता है। तो यानी कि हमारा जो है ना ए एंड बी जो दोनों स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट है, और स्टेटमेंट बी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन भी है एक का। अगर इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी जो है ना वो ज्यादा नहीं होता, तो होल का मोबिलिटी ज्यादा रहता, तो हमारा क्या होता है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में पी टाइप मटेरियल जो है ना वो हमारा ज्यादा करंट कंडक्शन 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 करंट जो होता है ना पी टाइप मटेरियल में ज्यादा रहता। तो ये हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। तो है ना पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस, तो पीएन जंक्शन जब भी रिवर्स बाइस होगा तो ऑफर लो रेजिस्टेंस है, रिवर्स बाइस में हाई रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है। डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, नहीं यार डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बाइस में डिक्रीज करता है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज, ये करेक्ट है। जब भी रिवर्स बाइस होगा डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है, जिससे कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इंक्रीज, तो मोबिलिटी का यहाँ पे कोई मोबिलिटी जो है हमारा वो मटेरियल के टाइप पे और टेम्परेचर सब पे डिपेंड करता है, तो बाइसिंग पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद बोल रहा है कि द टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर विच एग्जिबिट क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो आप लोगों को क्लियरली पता होगा कि हमारा जो क्लास बी एम्पलीफायर है ना उसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है, पहले तो क्लास बी समझो क्या होता है, मैं लास्ट की वीडियो में भी समझा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं क्लास बी में क्या होता है कि हमारा जो करंट करेक्टर करंट का कंडक्शन होता है ना वो हमारा हाफ साइकिल में यानी कि 180 डिग्री में होता है। यानी कि ये कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो है ना पहले हाफ साइकिल में ठीक है, यहाँ पे मान लो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क किया और यहाँ पे है हमारा आ गया, ये हमारा हाफ साइकिल आ गया। लेकिन दूसरे हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये थोड़ी देर जो है ना वो जीरो होके और फिर से वो दूसरा साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये ऐसे करके ऐसे स्टार्ट होगा। इसमें ये जो है ना ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या होता है कि हमारा आउटपुट है ना जीरो हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्यों बोलते हैं, क्यों होता है ये होता है ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर जो एक एनपीएन एक पीएनपी ट्रांजिस्टर से जो लगे हुए हैं वो कौन से दोनों नॉन आइडेंटिकल हैं। नॉन आइडेंटिकल मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो तो कुछ ना कुछ जो है तो डिसिमिलैरिटी जो है ना वो रह ही जाती है आपके ट्रांजिस्टर्स में। तो नॉन आइडेंटिकलिटी की वजह से इसका जो है हमारा क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है क्लास बी एम्पलीफायर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, बोल रहा है कि योर बॉस हैज आस्क्ड यू टू रिकमेंड अ थरिस्टर। आपका बॉस पूछ रहा है कि उसको एक थरिस्टर चाहिए विच यू
टू टर्न इट ऑन विथ अ पल्स, मतलब आप पल्स से टर्न ऑन कर सकते हैं एंड ऑल्सो टर्न इट ऑफ विथ अ पल्स। आप पल्स से टर्न ऑन भी कर सकते हैं, पल्स से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। तो वो जो है हमारा, वो हमारा एस सी एस होता है। एस सी एस क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। हम्म। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा एक। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना, वो काफी हद तक जो है वो हमारा इसी की तरह होता है। हमारा थाइस्टर जो है ना, पी एन ऐसा ही होता है। तो पी एन हो गया। ये हमारा हो जाता है क्या? ये हमारा होता है एनोड। फिर ये जो होता है, ये होता है हमारा कैथोड। यहाँ पे जो हमारा गेट होता है ना, तो ये यहाँ पे जो होता है ना एस सी एस में, यहाँ पे एक्चुअली दो गेट होते हैं। तो ये जो होता है, ये हो जाता है हमारा एनोड गेट। और यहाँ पे भी एक जो है ना गेट होता है, जो कि होता है कैथोड गेट। समझ रहे हो क्या? तो ये एक फोर टर्मिनल डिवाइस है हमारा एस सी एस जो है, वो एक फोर टर्मिनल डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो देखो यहाँ पे आपको दो ट्रांजिस्टर दिखेंगे, एक पी एन पी। फिर इसका ये मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये पी एन पी और दूसरा ये एम पी एन। आपको दो ट्रांजिस्टर दिखेंगे। तो चलो मैं इसे दो ट्रांजिस्टर में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ पी एन पी को, तो पी टाइप पी एन पी को ड्रॉ करूँ कर दूंगा। तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ बताओ? ये पी टाइप ट्रांजिस्टर है क्या? ये हो गया हमारा पी एन पी। तो पी एन पी ये जो है ना हमारा, ये हो गया हमारा एनोड। ये जो है हमारा वो हो गया एनोड गेट। और ये वाला जो है वो एन टाइप, ये हमारा कनेक्टेड होगा इधर। देखो, सॉरी सॉरी, ये जो हमारा डायरेक्शन हो रहा है इसका, ये डायरेक्शन अगर पी एन पी है तो कुछ ऐसा होता है डायरेक्शन। ठीक है, पी एन पी। नहीं भैया, इसको इधर से डाल दूंगा। ये हमारा हो जाएगा एनोड। मैं एक बार फिर से जो है ना इसको बना ही देता हूँ। तो एक्चुअली ये जो हमारा बनेगा ना, इसका कुछ फिगर ऐसे बनेगा कि ये एक हमारा पीएनपी हो गया और इधर से हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये कुछ ऐसे कनेक्ट होगा। ये जो है, ये हमारा हो गया कि ये हमारा हो गया पी एन पी। तो ये जो है, ये हमारा हो गया क्या? कैथोड गेट। और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एनोड गेट। उसके बाद ये हो गया, नहीं सॉरी, ये कैथोड गेट है भाई क्या? ये जो है हमारा ये वाला बेस, ये हो जाएगा हमारा क्या? कैथोड गेट। और ये जो है, ये हमारा हो जाएगा एनोड। और ये जो है, ये हो जाएगा हमारा कैथोड। तो ये एक जो है ना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है एस सी एस का, जो कि फोर टर्मिनल डिवाइस है। तो इसमें क्या होता है? तो इसका जो मेन फंक्शन है ना, जो हम लोग कहा था अपने टॉपिक पे, मतलब ये मैं थोड़ा ओवरव्यू दिखाने के लिए आप लोगों को दिखा दिया कि ये कैसा होता है कैसा। इसमें क्या होता है कि आप ना, मान लो कि एनोड और कैथोड से जो है एक एलईडी जोड़ दिया। चलो, मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने एक बल्ब जो है ना, वो जोड़ दिया एनोड और कैथोड से। तो अगर उसका गेट का, ऑब्वियसली गेट के साथ भी इसका कनेक्शन होता है, तो इसका कनेक्शन देख लेना कैसे होता है। तो अगर आप कैथोड पे एक स्विच लगा रहे हो, एक स्विच एनोड पे लगा रहे हो, तो आप जब भी कैथोड वाला स्विच प्रेस करोगे ना, तो क्या होगा? ये जो अगर जल रहा होगा तो बंद हो जाएगा। तो और बंद होगा तो जल जल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे, यानी कि एक स्विच से ऑन भी कर सकते हो आप, दूसरे स्विच से ऑफ करो, एक स्विच से ऑन करो, दूसरे स्विच से ऑफ करो, या दूसरे से ऑन करो, पहले से ऑफ करो। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आप एक स्विच को दबाओगे तो आपका जो है एलईडी ग्लो करेगा, फिर दूसरे स्विच पे दबाओगे तो वहाँ पे गेट से क्या कहता है, पल्स जाता है। यानी कि पल्स के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, उसको टर्न ऑन भी कर रहे हो, उसको टर्न ऑफ भी कर रहे हो। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा एस सी एस, सिलिकॉन कंपोजिट। वहीं पे एस सी आर में देखिए हमारा,
तो गेट के थ्रू जो है ना वो टर्न ऑन तो हो जाता है, लेकिन टर्न ऑफ करने के लिए ना वो गेट से टर्न ऑफ नहीं होता है। अगर एससीआर एक बार टर्न ऑन हो गया तो वो गेट का कंट्रोल जो है ना वो लूज कर देता है। तो उसके बाद आपको एक ही चीज करना है, वो है कम्यूटेशन से करना पड़ता है आपको, यानी कि आपको जो है ना करंट जो होता है, कैथोड करंट जो होता है, सॉरी एनोड करंट जो होता है, उसको आपको होल्डिंग करंट से कम लाना पड़ेगा, तभी जाके वो टर्न ऑफ होता है। मॉसफेट कैन बी यूज्ड है, तो देखो मॉसफेट को कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनहांसमेंट कैपेसिटर में जो SiO2 लेयर का रहता है ना, वो हमारा किसकी तरह काम करता है, वो एक बीच में इंसुलेटर की तरह काम करता है। और हमारा जो ड्रेन और सोर्स का जो टर्मिनल है वो हमारा दो प्लेट की तरह काम करता है। तो ये एक प्लेट और ये बीच में इंसुलेटर, तो ये तो हमारा कैपेसिटर हो ही गया, तो कैपेसिटर की तरह काम करता है। मॉसफेट एक स्विचिंग डिवाइस है, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के लिए काम आता है, तो वो तो पता ही होगा। और मॉसफेट को में अगर ड्रेन और गेट को जो है ना शॉर्ट कर दो तो एक रजिस्टर भी हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रजिस्टर बोलते हैं, या नॉन लीनियर रजिस्टर बोलते हैं। तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं कैपेसिटर, सभी की तरह यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी आंसर। फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट द गेट वोल्टेज इज केप्ट। तो देखो एक एन चैनल है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट क्या होता है, आप लोगों में डिप्लीशन में क्या होता है कि चैनल जो होता है वो ऑलरेडी फॉर्म्ड रहता है, चैनल ऑलरेडी फॉर्म्ड रहता है। तो यहाँ पे आपको चैनल, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए नॉर्मली ऑन डिवाइस ही बोलते हैं, तो यानी कि ये नॉर्मली जो है ना ऑन रहता है, इसको ऑफ करना पड़ता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो वो मैं थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को बताता हूँ। तो एन चैनल पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी टाइप का जो है ना सब ट्रेट लेंगे, यहाँ पे पी टाइप का सब ट्रेट है, और यहाँ पे एनुअल बनाते हैं। अगर आप लोगों को फैब्रिकेशन का पता होगा तो आप लोगों ने VLSI में जो है ना पढ़ना होता है, मैंने तो पढ़ा है। तो ये एक एन चैनल है, ये एक एन चैनल है, तो ये दोनों एन चैनल है, और इसके बीच में ना एक चैनल फॉर्म होता है। यहाँ पे एक चैनल ऑलरेडी फॉर्म होता है क्योंकि ये डिप्लीशन टाइप है। और यहाँ पे जो है ना एक टर्मिनल होता है, जो कि होता है गेट है, ये होता है गेट, ये होता है वो ड्रेन, ये जो होता है ना ये होता है सोर्स। तो डिप्लीशन टाइप है, यहाँ पे एन चैनल है, यानी कि एन चैनल में अगर चैनल ऑलरेडी फॉर्म है तो यहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि एन चैनल में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स ही रहता है। तो गेट को जो है ना हमेशा किसमें किया जाता है, वो पूछा है। तो गेट को हमेशा जो है ना वो निगेटिव में रखा जाता है, तो गेट को निगेटिव में रखोगे तो क्या होगा, देखो जैसे निगेटिव में रखोगे तो निगेटिव जो यहाँ पे निगेटिव आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, यहाँ पे जैसे निगेटिव चार्जेस आएगा, और इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज रहता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन जो है हो जाएंगे ना वो रिपेल हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा तो आपका जो है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा तो आपका चैनल जो है ना, चैनल वो थिनर होते जाएगा, यानी कि पतला होते जाएगा। चैनल जैसे जैसे ही पतला, चैनल जो है ना वो, भैया क्या हो गया, हम्म, चैनल जो है ना वो थिनर होते जाएगा। जैसे ही चैनल थिनर हो जाएगा तो एक टाइम आएगा ऐसा कि चैनल थिन होते 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 वो चैनल क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, जिसको पिंच ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं ना, वो पिंच ऑफ हो जाएगा, यानी कि चैनल जो है ना इतना पतला हो जाएगा कि वो मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर सकता, तो उसी को ऑफ स्टेट बोल देते हैं। तो इसलिए वो नॉर्मली ऑन रहता है, उसको नॉर्मली ऑफ करने के लिए जो इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब ये हमारा मॉसफेट का एक स्विचिंग डिवाइस है, तो अगर नॉर्मली ऑन था तो नॉर्मली इसको ऑफ करना, तो नॉर्मली ऑन था तो इसको ऑफ करना है ना, इसका ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ ही तो स्विचिंग होता है। तो इसको ऑफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गेट को हमेशा जो है ना वो नेगेटिव रखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, जिससे क्या हो सके, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो ज्यादा से ज्यादा रिपेल हो सके, और हमारा चैनल का विड्थ जो है ना वो डिक्रीज होगा। जैसे 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 चैनल का विड्थ डिक्रीज होगा वैसे वैसे जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा टाइम आएगा वहां पे हमारा चैनल जो है ना पूरा डिप्लीट हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा चैनल। तो उस टाइप पे हमारा जो है ना वो बोलेंगे कि हमारा जो मॉसफेट है वो ऑफ हो गया। तो हमेशा गेट को क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। वहीं पे अगर पी चैनल डिप्लीशन रहता तो
तो चलो मैं लिख देता हूँ, अगर एन चैनल यहाँ पे डिप्लीशन है ना, पहले मैं डिप्लीशन लिख देता हूँ, DEPLE, डिप्लीशन। डिप्लीशन में अगर एन चैनल है तो गेट जो है ना वो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर वहीं पे वो पी चैनल है तो उसमें गेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। वहीं पे इन्हांसमेंट की बात करते हैं, इन्हांसमेंट में जो रहता है ना वो गेट नहीं रहता है, वहां पे पहले चैनल, सॉरी चैनल नहीं रहता है, गेट तो रहता ही है, चैनल नहीं रहता, तो वहां पे चैनल जो है ना फॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना एन चैनल में हमेशा जो है वो गेट रहता है किस पे, पॉजिटिव पे। और पी चैनल में, पी चैनल में वो गेट जो रहता है वो होता है निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स। तो ये लोग जो ये सब जो है ना टॉपिक्स वो आप लोग याद रखेंगे। फिर क्या बोला कि द पर्पस ऑफ कैपेसिटर इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो देखो मान लो एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ऐसे, ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे हमारा जो है ना वो कैपेसिटर्स रहता है, हमारा इनपुट भी बहुत बार हम लोग कैपेसिटर से ही देते हैं। तो ऐसा कुछ करके आपका एम्पलीफायर बना रहता है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का क्या काम है कि यहाँ से डीसी जब भी जाएगा ना, तो वो डीसी को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर, ये हमारा कैपेसिटर जो है ना वो डीसी को स्टॉप करता है, एसी को पास करता है, क्योंकि वो डीसी के साथ क्या होता है ना, वो डीसी जो है, डीसी जब भी आता है तो वो ओपन हो जाता है, ओपन हो जाएगा तो ये हमारा स्टॉप हो जाएगा, यानी कि तो और हाँ, कभी कभी कपलिंग के लिए भी काम आता है। तो कपल्ड और बाईपास द एसी कंपोनेंट, यानी कि हमारा एसी कंपोनेंट को बाईपास करने के लिए और डीसी को ब्लॉक करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। इस पर ये क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, क्या ट्रांसफार्मर यूज टू द फाइनल स्टेज ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। एंड द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेज का एम्पलीफायर आप लोग बनाएंगे, बनाने के बाद आप दूसरा उसको अगर कैपेसिटर कपलिंग करना है तो कैपेसिटर कपलिंग करेंगे। उसके बाद फिर से दूसरा में जो है ना एक हम्म, दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे, फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो है ना आपको ना आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर टू के द स्पीकर हैज रेशियो ऑफ इतना व्हाट विल बी द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ पे फिर आउटपुट इधर आएगा, मैं थोड़ा अच्छे से बना ही देता हूँ। यहाँ पे रहता है प्लस वीसीसी। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर देखा है क्या आप लोगों ने? आई होप कि आपने देखा ही होगा। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है ना, आप लोगों को कुछ और भी रजिस्टर दिख रहे हैं कहीं कहीं पे। ये जो है ना हमारा टू स्टेज एम्पलीफायर हो गया। तो यहाँ पे जब भी आउटपुट आता है ना, तो आउटपुट में आप लोग कोई भी कपलिंग, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर कपलिंग की है, आप ट्रांसफर कपलिंग भी कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ हमारे क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पे जो है ना आउटपुट में वो ट्रांसफार्मर कपलिंग की हुई है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर से आउटपुट जाता है, और आउटपुट जाने के बाद यहाँ से जो है ना वो हमारा स्पीकर पे लगा रहता है, लाउड स्पीकर पे, ऐसे करके यहाँ से वो एम्पलीफाइड वॉइस जो है ना हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस, यानी कि यहाँ का आउटपुट इम्पीडेंस कितना है, वो है 2 k ओम, यानी कि 2 किलो ओम। और क्या बोल रहा है कि स्पीकर का रेजिस्टेंस जो है, यानी कि स्पीकर का रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी रेजिस्टेंस जो है ना वो 20 ओम है। तो बोल रहा है कि टर्न व्हाट विल बी द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर सो दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। तो हमारा जो है ना ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या होगा जिस कंडीशन में वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे। तो देखिए ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग जो है ना इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जिसका टर्न रेशियो मैं मान लेता हूँ N1 इंटू N2 है, तो हमको N1 इस पे N2 जो है ना कैलकुलेट करना है। देखो कोई भी ट्रांसफार्मर, दुनिया का कोई भी ट्रांसफार्मर उठा लो, इधर वो पावर ट्रांसफार्मर हो या आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर उठाओ, तो वहां पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करेगा या तो करंट को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, लेकिन पावर एट प्राइमरी जो है ना वो पावर एट सेकेंडरी के बराबर होता है। तो प्राइमरी का पावर क्या हो जाएगा बताइए? तो प्राइमरी का पावर हो जाएगा कि
प्राइमरी का वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्राइमरी का रेजिस्टेंस। सेकेंडरी का पावर क्या होगा, सेकेंडरी के वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे V1 कॉमा R1 जो है ना वो प्राइमरी का वोल्टेज और रेजिस्टेंस है प्राइमरी साइड का, और यहाँ पे V2 और R2 जो है ना वो सेकेंडरी साइड का है। वो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यानी कि मैं इसको जो है ना और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V1 अपॉन V2, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर इक्वल टू R1 बाय R2। आपने एक बहुत ही ज्यादा फेमस इक्वेशन देखा होगा, V1 बाय V2 इक्वल टू N1 बाय N1 इक्वल टू I2 बाय I1। ये एक ना स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यानी कि बोलता है कि टर्न रेशियो जो होता है ना वो, यहाँ पे ये जो टर्न रेशियो है ना वो इक्वल टू होता है V1 बाय V2 के, और वो इक्वल टू होता है I2 बाय I1 के। तो यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि V1 बाय V2, जो V1 बाय V2 जो है ना हमारा N1 बाय N2 के बराबर है, यानी कि N1 बाय N2 जो है, यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर था तो इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो अंडर रूट R1 बाय R2 हो जाएगा। तो R1 हमारा प्राइमरी का है और R2 जो है ना सेकेंडरी का है, तो डिवाइड तो अंडर रूट प्राइमरी का क्या हो गया 2 किलो ओम है ना, तो 2000 डिवाइडेड बाय सेकेंडरी का कितना है 20, तो ये कट गया, ये हो गया अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 का होता है 10, 10:1 जो है वो आपका N1:N2 होगा। इधर नहीं होगा, इधर होगा। तो वो 10:1 जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा 10:1, इसका ट्रांसफॉर्म रेशियो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉल्ट इन द गिवन सर्किट इफ द वोल्टमीटर रीडिंग इज 8 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टमीटर जो है ना हमारा 8 वोल्ट रीड कर रहा है, तो यहाँ पर का भी वोल्टेज रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज रहेगा वो भी हमारा 8 वोल्ट होगा। अगर उसके रेजिस्टेंस के थ्रू 8 वोल्ट है तो ये भी हमारा क्या होगा 8 वोल्ट रहेगा। ले, लेकिन यहाँ पे जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज देखो 5.1 ही वोल्ट है, यानी कि हमारा यहाँ पे जीनर डायोड जो है ना वो ब्रेकडाउन में रीजन में नहीं है। पहले हम देखेंगे ब्रेकडाउन में नहीं है, तो ब्रेकडाउन किसमें होता है रिवर्स में, पहले देखेंगे रिवर्स बैच में या फॉरवर्ड बैच में। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और इसका निगेटिव आ रहा है, तो यानी कि ये निगेटिव रिवर्स बैच में तो है लेकिन ब्रेकडाउन में नहीं गया। तो हमारा जो होता है रिवर्स बाइस बट नोट ब्रेकडाउन, तो उस कंडीशन में हमारा जीनर जो है वो क्या होता है, वो ओपन नॉर्मल हमारा जो डायोड है उसकी तरह बिहेव करता है, तो ये हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा आइडियली। अगर वो रिवर्स बेस में है इन ब्रेक और ब्रेकडाउन रीजन में भी है, तब उस कंडीशन में हमारा जो ये जीनर डायोड है वो किसकी तरह काम करता है, ये हमारा करता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की वजह से काम करता है। अगर वो फॉरवर्ड बेस में है तो फॉरवर्ड बेस में हमारा जो ये जीनर डायोड है वो हमारा नॉर्मल डायोड यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह जो है वो काम करता है। अगर प्रैक्टिकल है तो कुछ वोल्टेज सोर्स का 3 वोल्टेज, तो हमारा इसमें क्या हुआ है, तो इसमें हमारा 8 वोल्ट आ रहा है, यानी कि हमारा जीरो डायोड जो है रिवर्स बायस में है लेकिन ब्रेकडाउन में नहीं है। तो रिवर्स बायस बट नॉट इन ब्रेकडाउन रीजन, यानी कि ये हमारा जीरो डायोड जो है वो ओपन है, तो जीनर इज ओपन जो है ना इसका यही एक फॉल्ट है। इफ द इनपुट ऑफ कंपेरेटिव साइन वेव आउटपुट इज, देखो कंपेरेटर क्या होता है, ये हमारा हो गया कंपेयर, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। कंपेरेटर में होता है कि कंपेयर करना, तो ये जो है ना इसको मैं ग्राउंड कर दिया और यहाँ पे मैं एक साइन वेव इनपुट डाल दिया, ठीक है। तो हमारा आउटपुट जो है ना यहाँ पे मैं डाल दिया +15 वोल्ट, यहाँ पे डाल दिया -15 वोल्ट, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा जो कि कुछ ऐसा आएगा, वो कंपेयर करेगा और कुछ ऐसा आएगा जिसको कंपेरेटर सर्किट बोलते हैं। साइन वेव अगर डाल दो इनपुट में तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, एक रेक्टेंगुलर वेव आता है, तो ये सबको पता ही होगा आई थिंक। तो ये जो यहाँ का वोल्टेज रहता है ना वो 15 वोल्ट रहता है, यहाँ का -15 वोल्ट रहता है। तो ये एक्चुअली कंपेयर करता है। तो ये कंपेयर कैसे करता है कि जब भी हमारा ये हमारा वी इन है, कि जब भी हमारा वी इन ग्रेटर देन 0 वोल्ट, 0 वोल्ट ये है ना हमारा,
ग्रेटर देन 0 वोल्ट होगा, तो इस टाइम हमारा जो है ना वी नोट इक्वल टू हो जाएगा प्लस वीसीसी। अगर ये हमारा वीसीसी है तो प्लस वीसीसी। अगर हमारा वी इन जो है ना लेस देन 0 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में हमारा वी नोट हो जाएगा माइनस वीसीसी। तो वही यहाँ पे हुआ है, जिसके कारण हमें एक रेक्टेंगुलर वेव या एक स्क्वायर वेव या एक पल्स दिख रहा है। एक पल्स नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, पल्स ट्रेन दिख रहा है हम लोग। आइडेंटिफाई दिस सर्किट, मतलब ये सर्किट को देख के बताना है कि हम लोगों को ये सर्किट जो है ना वो हमारा किस में है। तो पहले मैं थोड़ा सा जो है ना बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ कैपेसिटर दिख रहा है ना, तो जब भी ओमेगा की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि तो हमारा कैपेसिटर क्या रहेगा, तो कैपेसिटर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है ना। और ओमेगा की वैल्यू 0 है तो ये इनफाइनाइट रहेगा, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे हमारा कैपेसिटर क्या रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। वहीं पे सेम अगर ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट कर दूं, तो एच सी इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट जो कि 0 आता है। तो 0 हमको किसको डिनोट करता है, वो हमको शॉर्ट सर्किट को, सॉरी, तो हाँ, तो 0 है, एच सी इक्वल टू 0, तो हमें शॉर्ट सर्किट को डिनोट करता है। तो देखो, पहले मैं लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता हूँ। लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे हमारा कैपेसिटर क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो ये हमारा ओपन है, ठीक। ये भी हमारा ओपन है। चलो मैं इसके लिए ना अलग से एक फिगर ही बना देता हूँ, तो एक अच्छा रहेगा। तो मैं जो है इसको ओपन कर देता हूँ। चलो, तो उस कंडीशन में हमारा फिगर क्या होगा, ये हमारा माइनस है, इधर प्लस है। ये तो ओपन है ना, ये हमारा ओपन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा R3 हो जाएगा। R3 के बाद हमारा फिर यहाँ पे जो है ना ये भी कैपेसिटर आपको ओपन दिखेगा। ओपन दिखने के बाद ये हमारा इधर R1 दिखेगा। और यहाँ पे हमारा जो वीन है वो दिख जाएगा आपको। और ये तो इसमें कुछ दिन में होगा, ये R4 दिख जाएगा। और ये हमारा R3 दिख जाएगा। और ये हमारा वी और दिख जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे तो करंट आपको इंटरनली यहाँ पे जो है ना करंट वो 0 ही जाती है। और हमारा इधर भी करंट 0 है, क्योंकि ओपन है, इधर भी करंट 0 है। तो यानी कि ये जो है ना, इसका लगे और नहीं लगे रहने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये भी जो है ना फालतू का वायर लगा हुआ है। यानी कि आपका सर्किट जो है ना कुछ इस प्रकार है। सर्किट ये है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रजिस्टर, सॉरी, ये जो रजिस्टेंस है ना वो इसके बाद लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, हमारा सर्किट कुछ ऐसा है। हाँ, हमारा सर्किट कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे देखो, तो ये रेजिस्टेंस में भी जो करंट 0 ही जा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पे भी लगे और नहीं लगे रहने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि हम लोग को जो दिख रहा है ना, वो हम लोग को वी इन दिख रहा है। जो कि वी इन इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ तो आउटपुट आएगा। और जो आउटपुट यहाँ आएगा वो आउटपुट यहाँ भी जाएगा। और वो आउटपुट डायरेक्ट इधर से जाते हुए क्या हो जाएगा, हमारे वी आउट हो जाएगा। यानी कि वी आउट इक्वल टू जो है ना, वो कुछ आउटपुट तो वी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा वो नहीं पता। यानी कि लो वोल्टेज पे हमको कुछ आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो वो हमारा क्या है, लो पास फिल्टर हो सकता है अभी। हाँ, तो और भी हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग कंक्लूजन पे बाद में चलेंगे। पहले हमने लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया, अब जो है ना हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि हम लोग इस बार क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू इनफिनिट डालेंगे। ओमेगा इक्वल टू इनफिनिट पे देखो, यहाँ पे जो हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यानी कि अब जो है ना एक फिर से मैं बना लेता हूँ सर्किट। ये है माइनस प्लस, इस बार हम लोग को शॉर्ट करना है, तो ये शॉर्ट हो गया। यहाँ पे हमारा शॉर्ट करके देखना है कि हमारा आउटपुट जो है ना वो कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो इस बार जो है ना हमारा ये भी जो है शॉर्ट कर गया। शॉर्ट करने के बाद हमारा ये रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा। ये हमारा इनपुट। उसके बाद यहाँ से ओप्स, कुछ ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा। देखो, ये अगर शॉर्ट है ना,
तो ये रहे और ना रहे उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि करंट हमेशा जो है ना शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता है। तो वो इससे करंट जाएगी नहीं, सारी करंट जो है ना इससे पास हो जाएगी। तो हमारा कुछ ऐसा सर्किट बन रहा है, यानी कि इसमें भी अगर देख लो आप, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा यहाँ पे, वो वोल्टेज इधर से होते हुए, यानी कि हमारे इस आउटपुट यहाँ पे हमारे पास कुछ वोल्टेज है ना, उसको मैं वी डैश मान लेता हूँ, उसको मैं वी डबल डैश मान लेता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज आएगा। यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ वोल्टेज आ रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ वोल्टेज आ रहा है। तो यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ वोल्टेज आ रहा है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो स्टॉप नहीं कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ वोल्टेज आ रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी भी पे भी कुछ वोल्टेज आ रहा है। यानी कि बीच का जो कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ना वो मे भी स्टॉप कर रहा होगा, जो कि हम लोगों को भी नहीं पता है। तो इसलिए ये बैंड स्टॉप फिल्टर होगा। लेकिन हो सकता है ऐसा कि बीच का जो है ना फ्रीक्वेंसी पास नहीं करता, तो क्या होता, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनता है या तो बीच का नहीं पास होता या बीच का पास होता। अगर बीच का पास नहीं होता तो अब ये ऑल पास फिल्टर होता, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो अगर ऑल पास ऑप्शन में होता तो हम लोग कुछ सोचते, लेकिन ऑल पास फिल्टर जो है ना हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। यानी कि ये जो है ना किसी बीच का फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टॉप कर रहा होगा, लो और हाई फ्रीक्वेंसी पे स्टॉप ये नहीं कर रहा है, जो कि हमने चेक कर लिया। तो ये हमारा जो है ना वो बैंड पास फिल्टर हो जाएगा, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर बैंड को जो है वो स्टॉप कर रहा होगा, और लो और हाई फ्रीक्वेंसी को तो स्टॉप ये नहीं कर रहा है। उसका तो देखो क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग द गेन, तो गेन को डिक्रीज करना है। ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा जो है ना एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जिसका गेन जो होता है ना -RF/R। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है। तो मैंने बताया था वर्चुअल ग्राउंड, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट में अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो जाएगा। और मैंने कल के वीडियो में बताया था ये कि हम लोगों को सुपरपोजिशन कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना 0 वोल्ट इक्वल टू लिख सकते हैं ये वी इन मल्टीप्लाइड बाय दूर का रेजिस्टेंस आर एफ। तो वी इन मल्टीप्लाइड बाय आर एफ प्लस, उसके बाद यहाँ पे जो वी आउट है मल्टीप्लाइड बाय ये आर है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है आर एफ प्लस आर है। तो ये तो 0 वोल्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को मिल रहा है क्या, -V in RF इक्वल टू V out RI, यानी कि RF/RI अगर माइनस में रख दो तो यहाँ पे आता है V out अपॉन V in। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज तो गेन कहलाता है। तो ये आता है हमारा -RF/RI। तो यहाँ पे देखो अगर आप ना RI को बढ़ा दो तो आपका गेन जो है ना वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। RI को बढ़ाओ, और नहीं तो एक और कंडीशन है कि आप RF को जो है ना घटा दो। ये तो देखो RF को घटाओगे या RI को बढ़ाओगे तो हमारा गेन जो है इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग द इनपुट वोल्टेज, तो वो तो गेन तो हमारे इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इंक्रीजिंग द फीडबैक रेजिस्टेंस RF, RF को इंक्रीज नहीं RF को डिक्रीज करना था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट रजिस्टर, तो हाँ RI जो है ना आपको इंक्रीज कर दोगे तो हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो गया। SR फ्लिप फ्लॉप में बोल रहा है कि जब दोनों इनपुट 1 है तब आउटपुट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमारा जो है ना डिपेंड करता है। यहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप को दे दिया, लेकिन वो और ऐसा नॉर SR फ्लिप फ्लॉप है या हमारा नैंड SR फ्लिप फ्लॉप है, तो वो हम लोगों का नहीं बताया। तो हम लोग जो है ना नॉर्मली जो सिलेक्ट करते हैं वो नैंड ही सिलेक्ट करते हैं। तो नैंड सेलेक्ट में अगर 1 1 आता है तो प्रीवियस स्टेट आता है, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन अगर हम लोग नॉर सेलेक्ट करें तो नॉर में क्या होता है कि जब भी SR इनपुट 1 1 होता है तो हमारा जो है वो कुछ इनवैलिड आता है। इनवैलिड कहने का मतलब कि हमारा आउटपुट पे जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है एक दूसरे का। मैं देखता हूँ अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पे एक छोटा सा एक शॉर्ट्स बना दूंगा, लेकिन मैं इसको पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता कि आप लोगों को पता होगा मे बी। तो अगर नॉन से बनना है तो SR अगर 1 1 हो
उस टाइम पे कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है, तो क्या होता है, इंटरमीडिएट और एम्बिगुअस आउटपुट आता है। लेकिन जब भी अगर ये नैंड गेट से होगा, तो उस कंडीशन में अगर वो 0-0 रहेगा, तो उस टाइम पे हमारा जो है ना इंटरमीडिएट और एम्बिगुअस आउटपुट आता है। तो अगर सर फ्लिप फ्लॉप की बात करें, ऐसे आ रहे हैं, और 0-0 है, उस टाइम पे हमारा प्रीवियस स्टेट आएगा। हमारा क्यू एन प्लस वन अगर आउटपुट है, तो 0-0 पे हमारा क्या आएगा, प्रीवियस स्टेट आएगा। और 0-1, 0-1 मतलब रीसेट, रीसेट हो गया तो 0 आएगा। 1-0 मतलब सेट है, तो ये 1 आएगा। और जब भी ये 1 और 1 हो गया, उस कंडीशन पे हमारा ये क्या आएगा, इनवैलिड आता है। इनवैलिड आता है, यानी कि इसका जो आउटपुट आता है ना, वो सिर्फ इनपुट को कॉन्ट्राडिक्ट करते, मतलब उसको विरोध करते रहता है। इसलिए उसका जो है ना कुछ वो क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट आता है, इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं उसको, और कुछ एम्बिगुअस आउटपुट आता है, तो वो अच्छे से आउटपुट नहीं, इनवैलिड आउटपुट आता है। ये जो है ना, ये हमारा किस में है, ये एसआर नॉर में है, नॉर में। लेकिन वहीं पे अगर नैंड में करेंगे तो 0-0 पे जो है ना, वो इनवैलिड आता है। तो यहाँ पे जो है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के ऐसा जो नॉर को ही कंसीडर करके लिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट एम्बिगुअस। In order to separate channel in a time division, the time division multiplexing receiver, it is necessary to use। तो देखो, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, कि टाइम डिवीजन, देखो आप लोग टाइम डिवीजन का फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मेरे बातों को जो है ना आराम से सुनना, क्योंकि मैं हर एक चीज यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करना। देखो ऐसा क्या होता है, टाइम डिवीजन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं जिसको हमें किसी चैनल से भेजना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सिग्नल को जो है ना एक टाइम पे भेजते हैं, कि हमारा जो पर्टिकुलर बैंडविथ है ना, वो एक टाइम पे जो हमारा सिग्नल जाएगा, वो फुल बैंडविथ यूज करेगा। और वो अलग अलग टाइम पे जाएगा, मतलब हमारा जो इनपुट ए बी सी है, तो वो हमारा वो सब फुल फ्रीक्वेंसी बैंड में जो है ना, हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ टाइम डिवीजन में क्या होता है, कि हम लोगों को चैनल में ना, क्या होता है कि हमको फुल बैंडविड्थ यूज करने को मिलता है, यानी कि हम लोग का जो वो क्रॉस ओवर का जो प्रॉब्लम है ना, वो तो नहीं रहता है इसमें। लेकिन हाँ, उसमें टाइमिंग का थोड़ा इश्यू है, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे जो हम लोग भेज रहे हैं, और उसको उसी टाइम पे अगर रिसीव ना करें, तो वो हमारा क्या होता है, क्रॉस ओवर का जो प्रॉब्लम है, वो हो सकता है। वहीं पे अगर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें, तो उसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन में, कि हम लोग जो है ना फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारा सिग्नल भेज सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। तो उसमें क्या होता है, उसमें बिग क्रॉस टॉक का जो है ना, और वो आ सकता है, क्योंकि वहां पे जो अगर फ्रीक्वेंसी के बीच में प्रॉपर गार्ड बैंड प्रोवाइड नहीं किया जाए, तो एक जो सिग्नल है ना, वो किसी दूसरे बैंड में जा सकता है। और आप लगाओगे कोई दूसरा चैनल, तो आपको कोई दूसरा चैनल जो है ना, तो देखने को मिल सकता है। तो वही है, टाइम डिवीजन में क्या होता है, कि हमारा जो है ना, देखो मैं बताता हूँ, कि टाइम जो है ना, एक मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अलग अलग सेकंड पे जो है ना, हमने एक सिग्नल ए भेजा, एक सिग्नल बी भेजा, एक सिग्नल सी भेजा। तो और फिर 4 सेकेंड में हमने सिग्नल ए बी सी ऐसे करके हमने भेजा है। तो वो टाइम डिवीजन में क्या होगा, कि वो अलग अलग टाइम पे जो है ना, हमारा हर सेकंड में ये जाएगा, फिर बी जाएगा, उसी जाएगा और डी जाएगा, या ए जाएगा फिर से। तो अगर उसको रिसीव कर रहे हैं ना, तो रिसीव कर सकते टाइम अगर हमारा ए इनपुट है, तो ए इनपुट तो आएगा, ये तो हाई आएगा, ए इनपुट तो आएगा। उस पे सेम टाइम पे जो है ना, हमारा टाइमर भी जो है, टाइमिंग भी जो है, वो हमारा हाई आना चाहिए। तभी जाके हमको पता चलेगा कि हमारा जो ए सिग्नल है ना, वो 1 सेकेंड पे ट्रांसमिट किया गया है, उसी सेम टाइम पे हम लोग का ये रिसीव भी हुआ है। तो इसीलिए जो है ना, अगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में टाइमिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि अगर हम लोग टाइमिंग भी जो है ना, हमारा जो है वो करेक्ट होना चाहिए सिग्नल के रिसेप्शन के साथ, हम लोग को पता चलना है कि किस टाइम पे सिग्नल भेजा गया है। तो यानी कि सिग्नल का जो रिसेप्शन हो रहा है, वो भी हाई होना चाहिए, और उसका टाइमिंग भी हाई होना चाहिए। अगर दोनों हाई है, तो उसी कंडीशन पे हमारा आउटपुट आए, इस टाइप से उसका सर्किट डिजाइन किया जाता है। तो बताओ कि अगर दोनों हाई रहे, तो उस टाइप पे हमारा आउटपुट आए, तो वो कौन सा हमारा गेट होता है, वही तो होता है हमारा एंड गेट। तो हमारा एंड गेट यूज किया जाता है इसको। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा
सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है और जिस टाइम पे ट्रांसमिट हो रहा है तो दोनों क्या होना चाहिए, हाई हाई होना चाहिए, तब हम लोग को आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे एंड गेट का यूज करते हैं हम लोग को रिसेप्शन के टाइम पे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वहीं पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो वहां पे हम लोग बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना अलग अलग बैंड से अलग अलग सिग्नल जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों को वो सिग्नल ही रिसीव करना है तो हम लोगों को उसी बैंड में जो है ना अपना फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ेगा। तो बैंड पास फिल्टर जो है वो जिसके लिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए टाइम पास में और टाइम डिवीजन में हमारा एंड गेट से काम हो जाता है। इसके बाद देखो बोला है कि टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा। तो 1 1 0 0 1 है इसका टूज कम्प्लीमेंट। देखो जब भी हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले एमएसबी देखेंगे, एमएसबी 1 है, ये तो पक्का निगेटिव है। जब भी निगेटिव है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, टूज कम्प्लीमेंट जो है वो निकाल देंगे। तो टूज कम्प्लीमेंट 1 है तो 1 ही रख देंगे, और इसका जो जब भी 1 आए तो उसको कम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि 1 1 0 0। तो ये हमारा हो गया कितना, -7। उसके बाद फिर से देखो क्या है, 1 0 0 1। तो जब भी एमएसपी 1 है तो यानी कि ये निगेटिव तो आएगा ही, जब भी निगेटिव आएगा तो इसको टू कम्प्लीमेंट कर दो, 1 1 1। ये भी हो गया -7। और फिर क्या है, 1 1 1 0 0 1। तो यहाँ पे जब भी देखो एमएसपी 1 आया तो यानी कि ये निगेटिव नंबर है, और इसका टू कम्प्लीमेंट करोगे तो 1 1 1 0 0 0। तो ये भी हो गया हमारा -7, यानी कि दोनों जो है ना, तीनों जो है हमारा वो -7 ही है। 19 में देखो क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ डेटा सिलेक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये मक्स को बोलते हैं डेटा सिलेक्टर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इनपुट है यहाँ पे, और हम लोगों को एक ही आउटपुट होता है। तो आउटपुट में हम लोगों को अगर सिर्फ आई नोट सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एस नोट, S1 और एस नोट, इस पे अगर हम लोग 0 0 डालेंगे तो आई नोट सेलेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि आउटपुट हमारा क्या आएगा, आई नोट। यानी कि हाँ, इसको क्या किया, आई नोट को क्या किया, वो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो यानी कि हमारा ये जो मार्क्स होता है ना मल्टीप्लेक्सर, वो क्या होता है, एक डेटा सेलेक्टर होता है। वहीं पे अगर हम लोग डीमक्स की बात करें, डी मल्टीप्लेक्सर का, तो वो होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन। तो हम लोग को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए बी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका पूरा का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, डिमोर्गन लगाओ। उसके बाद प्लस जो है वो इसमें जो हमारा और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी। ये हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व कर लें, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला, ये अगर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को साथ में लिखते हैं, प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बी भी साथ में तो सेम है, तो बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी लिखेंगे, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस, यहाँ पे देखो क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट सी और सी कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसका 0 हो जाता है ना, तो यहाँ पे देखो सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को मिल रहा है क्या, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी, यही हमारा होगा आंसर। ऐसा आंसर नहीं है क्या कोई भी, यानी कि जहां तक मैंने सोल्व कर दिया और कोई किसी ने सोल्व नहीं कर पाया, यानी मैंने सही क्वेश्चन लिखा है कि नहीं पहले मैं वो चेक करता हूँ। विच है सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, एकदम सही है। तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ भी सही है। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस
ओहो, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया ना, तो 20 से दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एक और टर्म यहाँ पे आएगा ए कम्प्लीमेंट सी और डी, प्लस क्या हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट सी डी। तो बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, और ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट डी ये वाला नहीं। तो बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट डी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी डी, तो हमारा ए जो है ना वो करेक्ट आंसर मिल जाएगा, आप लोग देख कर सकते हैं। तो देखो आज का भी जो है 25 नंबर सब क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल डॉट्स पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप ये वीडियो देख ही रहे हो, तो चलो मिलते हैं ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।